हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स में AICD डिवाइस का क्या रोल है। अगर किसी व्यक्ति को पैल्पिटेशंस हो रही हैं या धड़कन बढ़ रही है तो वैसे केसेस में क्या AICD डिवाइस का मतलब है या नहीं, क्या फ़ायदा मिल सकता है पेशेंट को अगर AICD है, खासकर अगर पेशेंट को चक्कर वगैरह की प्रॉब्लम है तो क्या फ़ायदा मिल सकता है। हमने AICD डिवाइस से रिलेटेड ऑलरेडी एक टॉपिक किया है जिसमें हमने हार्ट फेलियर के रिलेटेड AICD डिवाइस पर बात किया है। आज का टॉपिक डेडिकेटेडली पैल्पिटेशंस की जो हमारी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें पैल्पिटेशंस के वेरियस एस्पेक्ट्स पर हमने बात किया था, तो आज उस सीरीज़ में AICD डिवाइस के रोल पर हम बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा जिन लोग को भी पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है उनके लिए, और बाकी लोगों के लिए भी इन जनरल होगा क्योंकि पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टॉपिक को एंड तक देखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। आप उस कंटेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। आते हैं आज का टॉपिक पर। आज का टॉपिक है, क्या पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स में AICD डिवाइस इंडिकेटेड है या नहीं। देखिए, AICD डिवाइस का बेसिकली मतलब है ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हृदय की गति को नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें दो फंक्शन होते हैं। अगर गति कम होती है तो पेस करके नॉर्मलाइज भी करता है, गति ज़्यादा होती है तो पहले ये बहुत रैपिड गति से ओवरड्राइव पेसिंग करता है, जिसे ये बोलते हैं कि अगर एक जगह से करंट आ रहा है, बहुत रैपिड गति से आ रहा है, तो उसको बहुत हाई गति से पेस करके वो नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है, एक तरह से रीसेट करने की कोशिश करता है, नहीं तो अंदर से शॉक डिलीवर करके उसको नॉर्मलाइज करता है। ये शॉक मतलब जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो हम रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए डिफिब्रिलेशन करते हैं, ये वही होता है, बस ये शॉक अंदर से डिलीवर होता है, इसलिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी का शॉक होता है लेकिन इफेक्टिव उतना ही होता है और ये पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम दे देता है। क्योंकि होता क्या है कि पैल्पिटेशन वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर अगर सीरियस फॉर्म्स ऑफ पैल्पिटेशन है तो कई बार पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम नहीं मिलता है और पेशेंट की घर पर ही मृत्यु हो जाती है। क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट में फिर भी अगर आपने कुछ टाइम तक या आधे घंटे 2 घंटे तक वेट किया तो पेशेंट फिर भी मरेगा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया चालू हो गया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चालू हो गया खासकर, तो मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है, खासकर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में फिर भी पेशेंट कुछ घंटे तक जिंदा रह सकता है, पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर हो गया तो 5 से 10 मिनट के अंदर पेशेंट फिनिश हो जाता है। अगर 5 मिनट के अंदर पेशेंट को शॉक नहीं किया गया तो पेशेंट परमानेंटली कोमा में जा सकता है, जिसमें फिर आगे ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिलेगा। पेशेंट को अगर बाद में होश मतलब बाद में आपने शॉक कर भी दिया और रिदम को नॉर्मल कर भी दिया, BP पल्स को नॉर्मल कर भी दिया, तो भी पेशेंट कोमा से कभी बाहर नहीं निकलेगा, वेंटिलेटर से कभी बाहर नहीं निकलेगा, ब्रेन डेड हो चुका होगा परमानेंटली। क्योंकि ब्रेन का क्या है, सर्वाइवल टाइम खाली 3 मिनट का होता है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा ब्रेन का ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई अगर कट हो गया तो ब्रेन डेड होना चालू हो जाता है और उसके बाद जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो इसीलिए ये डिवाइस का इंपॉर्टेंस है कि ये शॉक करके व्यक्ति को बचा के रखता है ताकि व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। अंदर जो थेरेपी हम हॉस्पिटल में आने के बाद पेशेंट को देंगे, ये ऑब्वियसली इंजेक्शंस तो नहीं दे सकता, इंजेक्शन वाला थेरेपी तो हॉस्पिटल में आने के बाद ही मिल सकता है, लेकिन ये अंदर से शॉक करके या इलेक्ट्रिकल तरीक़ों से जो हार्ट को नॉर्मलाइज किया कर सकते हैं वैसे ये करता है। ये डिवाइस काफ़ी कॉस्टली होता है, लगभग 2.5-3 लाख 3.5 लाख का खर्चा होता है। ये भी पेसमेकर जैसा ही डिवाइस होता है, माचिस के डिब्बे के साइज़ का डिवाइस होता है, जिसको लेफ्ट साइड में कंधे पर छोटे से चीरे से लगा देते हैं। 2 से 3 दिन तक पेशेंट को हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है और उसका 2 तरह का आता है, सिंगल चेंबर और डबल चेंबर AICD। तो सिंगल चेंबर AICD में एक लीड जो है, सिंगल लीड उनका वेंट्रिकुलर में लगा देते हैं, यानी नीचे के चेंबर में लगा देते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सफिशिएंट होता है और पेशेंट को दिक्कत नहीं आती है। डबल चेंबर AICD थोड़ा सा ज़्यादा महंगा आता है, उसमें 2 लीड्स होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल में लगाते हैं और एक राइट एट्रियम में लगाते हैं। उसमें अगर पेशेंट को पेसिंग वर्क की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा अच्छा काम करता है, और जिन लोग को रिदम के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट्स में AICD डिवाइस बहुत कॉमनली यूज़ नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को भी डेंजरस फॉर्म्स ऑफ अरिथमियाज है, खास करके अगर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पहले से डॉक्यूमेंटेड है, या पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री है कि उसका पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा ख़राब है और पहले कभी वो चक्कर खा के बेहोश हो चुका है, या पंप फंक्शन 35% से कम है, पहले कभी उनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ECG में डॉक्यूमेंट हुआ है, तो वैसे केस में AICD लगाना रिकमेंडेड है, क्लास 1 इंडिकेशन है, वैसे लोगों को लगाना चाहिए। इंडिया में ज़्यादातर हम सिर्फ पंप फंक्शन डाउन वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि डिवाइस काफ़ी कॉस्टली है और मृत्यु दर में जो प्रोटेक्शन देता है ये बहुत ज़्यादा नहीं है,
ऑन एन एवरेज आप 100 लोगों को अगर ये डिवाइस लगाते हो तो लगभग 6 से 7 लोगों का मृत्यु दर इससे कम होता है, यानी 16:1 का रेशियो सर्वाइवल एडवांटेज का रहता है। यानी कि 100 लोग को लगाओगे तो 6 लोग की जान बचाएगा। ऑब्वियसली वो जिन 6 की जान बच गई उनके लिए तो बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो बाकी 94 को लगेगा कि यार हमारे को 3-3.5 लाख का डॉक्टर ने खर्च करवा दी, इतनी महंगी डिवाइस लगा दी, काम तो करा नहीं कुछ डिवाइस ने। क्योंकि ये डिवाइस अगर ऑब्वियसली किसी को धबकारे का प्रॉब्लम नहीं होगा या किसी को रिदम डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो कुछ काम नहीं करेगा, वो अपने जगह पर खाली सेंस करता रहेगा कि सब चीज़ ठीक चल रही है कि नहीं, पर ये कभी एक्टिवेट होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा शायद ना पड़े। तो इसलिए इंडिया के केसेस में जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह हैं, जहाँ फाइनेंस का बहुत बड़ा इशू रहता है, वहाँ पे हर पेशेंट को इसको नहीं लगाया जाता है। जो बहुत सीवियर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं जिनका पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा लो है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, या जिनको पहले डॉक्यूमेंटेड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन हो या बेहोशी की हिस्ट्री हो, वहाँ पर इसको यूज़ किया जा सकता है। जिनको माइल्ड फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया है, वहाँ पे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है या ऐसे अरिथमियाज है जिनमें जान का खतरा नहीं होता है, तो वहाँ इस डिवाइस को यूज़ नहीं किया जाता, सिंपली क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो इफेक्टिव नहीं है, पर इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और वैसे लोगों में ज़्यादातर पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचने का टाइम मिल जाता है क्योंकि उसमें मृत्यु दर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो पेशेंट के वो तुरंत ऐसा नहीं होता कि पेशेंट तुरंत कोलैप्स हो जाए। तो वैसे लोगों में अगर आप थोड़ा टाइम मिल जाए और पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाए और थेरेपी से फ़ायदा हो जाए तो काम चलता है। अननेसेसरी आप उनको 3-4 लाख का डिवाइस लगाओगे और कभी यूज़ खास पड़े ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें डाउटफुल है कि पेशेंट अनकॉन्शियस तो हुआ, हार्ट की बीमारी तो है, लेकिन गति कम हुई कि ज़्यादा हुई वो आपको नहीं पता। ये काफ़ी कॉमन सिनेरियो है कि आप होल्टर भी कर लेते हैं, ईसीजी को टीएमटी सब कर लेते हैं, लेकिन गति कम हुई कि ज़्यादा हुई नहीं पता। दोनों की पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, क्रिटिकल है, लेकिन उसमें क्या थेरेपी देनी है, गति अगर हम गति कम के हिसाब से सिर्फ पेसमेकर देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि गति अगर बढ़ेगी तो पेसमेकर कुछ नहीं कर पाएगा। दवाई भी कौन सी देनी है ये नहीं पता, क्योंकि गति कम हो रही कि ज़्यादा हो रही। अगर गति ज़्यादा का प्रॉब्लम है तो कम करने वाली दवा देनी पड़ेगी, कम का प्रॉब्लम है तो ज़्यादा करने वाली दवा देनी पड़ेगी। जब डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि पेशेंट अनकॉन्शियस क्यों हुआ, हार्ट का कुछ तो था लेकिन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ वो नहीं पता, वहाँ के केसेस में AICD काफ़ी यूज़फुल है कि वो दोनों काम कर सकता है। गति कम हुई तो पेस भी कर सकता है और ज़्यादा हुई तो शॉक करके नॉर्मल भी कर सकता है, प्लस दोनों में जो कुछ भी होता है वो रिकॉर्ड करता है। अब होल्टर डिवाइस का तो क्या है कि 24 घंटे ही तक ही वो कनेक्टेड रहता है। अब 24 घंटे में कोई इवेंट हुआ तो वो रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो कुछ रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मतलब जो डिवाइस कनेक्ट किया जाता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अब ये डिवाइसेस जो AICD जैसे डिवाइसेस हैं या पेसमेकर जैसे डिवाइसेस हैं, वो 10-12 साल तक बैटरी इनकी चलती है, 10-12 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो तब तक जो भी इवेंट होगा, चाहे वो गति कम है या चाहे ज़्यादा है, वो कंटिन्यूसली उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड होता जाएगा। ये इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि पेशेंट को क्या इवेंट हो रहा है वो भी एक तरह से रिकॉर्ड होगा। तो जो सस्पिशियस केसेस आते हैं जहाँ पे पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस बार बार हो रही है लेकिन उस समय का ECG रिकॉर्डिंग नहीं है, महीने 2 महीने में एक बार हो रहा है पेशेंट को इवेंट, जान का खतरा है, तो वहाँ AICD डिवाइस पेसमेकर से ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वो पेसमेकर तो खाली गति कम होने का ही ध्यान रख सकता है, AICD डिवाइस गति बढ़ाने का भी ध्यान रख सकता है, उसमें भी अगर गति बढ़ी भी हो तो भी वो कम कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जहाँ पे पेशेंट को ड्रग इंटॉलरेंस हो, अब प्रॉब्लम यह है कि पेशेंट की गति वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सडनली जब शूट अप करती है तो 200-300 चली जाती है, तो वहाँ पे अगर आपको गति कम करने की स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देनी है तो AICD डिवाइस उसमें बैकअप का काम करता है कि अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई देनी है तो दवा आपने दे दी और बाद में पेसमेकर को या AICD को आपने बैकअप में लगा दिया कि अगर गति दवा के इफेक्ट से ज़्यादा कम हुई तो वो पेस करके भी गति को नॉर्मलाइज कर देगा। तो गति कम होने की वजह से या दवा के साइड इफेक्ट से पेशेंट की जान नहीं जाएगी। आप ज़्यादा हाई डोज भी मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हो, ज़्यादा अग्रेसिवली पेशेंट को अरिथमियास के लिए ट्रीट कर सकते हो। तो ये भी एक एडेड एडवांटेज होता है पैल्पिटेशंस के पेशेंट में कि जहाँ गति बहुत ज़्यादा है और आपको दवा देने में दिक्कत आ रही है क्योंकि बेसलाइन हार्ट रेट पेशेंट का बहुत कम है, दवा के साइड इफेक्ट होने का बहुत अंदेशा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी दवा ऐसे सडनली काम नहीं करती है, वो दवा दोगे तो पूरे 24 घंटे असर करेगी। दवा का ऐसा नहीं रहता कि गति जब बढ़ेगी उसी टाइम पे दवा का एक्शन पीक हो जाएगा और गति कम हो जाएगी तो दवा का इफेक्ट चला जाएगा। और कई बार जब टैबलेट्स वगैरह हम सडन अरिथमिया होता है तब हम लेते हैं तो असर नहीं करती है, क्योंकि असर करने में 2-3 घंटे लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हम अग्रेसिवली ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट को, अगर पेशेंट को बैकअप में हमने पेसमेकर लगा दिया, वो भी एक बड़ा यूज़ है जहाँ पैल्पिटेशंस वाले पेशेंट में AICD यूज़ होता है। सिंपल मिस बीट्स वाले पेशेंट में AICD कभी यूज़ नहीं होता, सिर्फ जहाँ सस्टेन मल्टीपल कंटिन्यूस अरिथमिया पेशेंट को हो रहा है, वो भी डेंजरस वाला अरिथमिया हो रहा है,
तो ही AICD डिवाइस का रोल है। सिंपल एक्टोपिक्स या मिस बीट्स वाले पेशेंट भी कई बार घबराते हैं कि कोई बड़ी मशीन आती है क्या या वैसा कुछ आता है क्या, तो वो लोगों में इनका AICD डिवाइस या पेसमेकर डिवाइस का ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, वैसे लोगों में भी वो थेरेपी यूज़ कर सकते हैं कि समझ लीजिए पेशेंट को एक्टोपिक्स बहुत आ रहे हैं, आप मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन बाकी टाइम गति बहुत कम हो जाती है, दवा का साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। कई लोग ऐसे भी रहते हैं कि जिनका कंडक्शन सिस्टम खराब है और बीच में कभी गति कम हो जाती है कभी बढ़ जाती है, जिसे सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। तो वैसे केसेस में भी आप AICD डिवाइस को प्रेफर कर सकते हैं कि गति कम है ज़्यादा है, दोनों केसेस में वो वर्क करेगा। और अगर एक्टोपिक्स वगैरह ज़्यादा आ रहे हैं तो आप हाई डोज मेडिसिन भी पेशेंट को दोगे तो ये डर नहीं रहेगा कि गति कम हो जाएगी तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा या मर जाएगा, वैसा नहीं होगा। एटलीस्ट पेशेंट की जान बचाने जैसा काम कर लेगा वो डिवाइस, पेशेंट को धबकारे की प्रॉब्लम के हिसाब से मरने नहीं देगा। तो ये बहुत बड़ा यूज़ है AICD डिवाइस का पैल्पिटेशंस के उसमें। जहाँ एट्रियल अरिथमियाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो वहाँ कंपैरेटिवली डबल चेंबर पेसमेकर को प्रेफर करते हैं, खासकर एट्रियल अरिथमियाज में और एट्रियल फिब्रिलेशन में। वहाँ पे ऊपर के चेंबर को अलग से पेस करो और प्रॉपरली उसको सिंक्रोनाइज करो तो कंपैरेटिवली लोगों का मृत्यु दर कम रहता है और उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होने का चांस कंपैरेटिवली कम रहता है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स एट्रियल अरिथमियाज है वहाँ डबल चेंबर पेसमेकर का ज़्यादा रोल है। जहाँ सिर्फ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है और पेशेंट को सिर्फ शॉक करके नॉर्मलाइज ही करना है, बहुत ज़्यादा उसमें मनूवर्स नहीं करने, वहाँ सिंगल चेंबर पेसमेकर भी सफिशिएंट होता है, क्योंकि दोनों के कॉस्ट में लगभग लाख रुपए का फ़र्क है। सिंगल चेंबर AICD हम करते हैं तो इम्प्लांटेशन चार्जेस वगैरह मिला के लगभग 3-3.5 लाख का खर्चा जाता है पेशेंट को। उसमें भी बैटरी के कन्फिग्रेशंस और अलग अलग चीज़ें बहुत आती है, कम बैटरी वाला, ज़्यादा बैटरी वाला, MRI कंपैटिबल, नॉन MRI कंपैटिबल, उसमें फुल लाइफ टाइम वारंटी वाला, बिना लाइफ टाइम वारंटी वाला। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से कॉस्ट वेरी हो सकता है। पर डबल चेंबर अगर हम AICD लेते हैं तो 1 लाख का ऑलमोस्ट कॉस्ट बढ़ जाता है, यानी 3.5 के बदले 4.5-5 तक खर्चा चला जाता है। तो इसलिए डबल चेंबर AICD बहुत कॉम्प्लेक्स अरिथमियाज में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली वो ज़्यादा नेचुरल है, ज़्यादा अच्छा काम करेगा सिंगल चेंबर के कंपेरिजन में, उसका सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा एडवांस रहता है, ज़्यादा पेसिंग फीचर्स भी उसमें अच्छे रहते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल तरह के अरिथमियाज को भी वो मैनेज कर सकता है, लेकिन उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो हर केस में उस लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया का मार्केट बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है, हर आदमी उस तरह से नहीं सोचता, हर आदमी की प्रायोरिटी ज़्यादातर सब चीज़ को ध्यान में रख के, कॉस्ट और इफेक्टिवनेस सब चीज़ को ध्यान में रख कर डिसीजन लेते हैं। गलत नहीं है, ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हर आदमी इंश्योरेंस कवर्ड होता है, सबका ही कर देते हैं पेसमेकर, पर इंडिया में वो सब चीज़ों में लोग ज़्यादा रिस्क बेनिफिट और सब चीज़ को नाप तोल के करते हैं। तो वैसे केसेस में अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है तो वहाँ डबल चेंबर AICD यूज़ कर सकते हैं। सिंपल केस है, सिंपल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया फिब्रिलेशन का या पंप फंक्शन डाउन वाला हार्ट फेलियर वाला केस है तो सिंगल चेंबर AICD भी काम करेगा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि AICD डिवाइस पैल्पिटेशन वाले केस में कहाँ यूज़ हो सकता है, उसके क्या बेसिक फंक्शंस है और क्या उसका एडवांटेजेस है। हार्ट फेलियर में तो ऑब्वियसली हमने एक सेपरेट टॉपिक किया AICD के बारे में। आज की बातें और लास्ट के टॉपिक में काफ़ी चीज़ों में ओवरलैप होगा, पर उसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स थे, इसलिए आज का टॉपिक मैंने सेपरेटली किया। आई होप कि इससे आपको लास्ट AICD टॉपिक के कंपैरिजन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं, और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए ईजिली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसे समझ सके, समझा सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके और आपको चीट ना होना पड़े, आप बेवकूफ़ ना बन जाए, गलत चक्करों में ना पड़े। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या आप कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन टॉपिक्स को फ्यूचर में कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।